हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। आज चर्चा होगी कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 14 में दिया है वृत्त, और ढेर सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले समझेंगे आज वृत्त के बारे में ना। वृत्त के बारे में थोड़ी सी 2 लाइन में बोल देता हूँ। जैसे कि आधुनिक युग की बात करें तो 1706 में विलियम जोन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने वृत्त की खोज की। वृत्त के बारे में पहले बताया। वृत्त होता क्या है समझेंगे। वृत्त होता, आप जब देखे होंगे, जब भी कोई वृत्त ऐसे गोल आकृति की बात होती है तो आपको वृत्त समझ में आता है ना, कि गोल सा होगा, ऐसे वही वृत्त होगा। लेकिन देखिए, गोले में और वृत्त में बहुत डिफरेंस होता है। गोला दूसरी चीज़ होती है। गोला 3D आकृति बोली जाती है, उसका आयतन वैतन निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ये 2D आकृतियाँ होती हैं। गोले के बारे में आगे एक और क्लास होगी जिसमें हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले आप वृत्त के बारे में समझेंगे ना, वृत्त के बारे में। वृत्त आप जब भी सामने बात होती होगी तो ऐसे आपके सामने आकृति बनती है ना, कि यही वृत्त है। आप समझेंगे, जैसे कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु हमने ले लिया जो एकदम निश्चित हो, इधर उधर नहीं होना है, बस जहाँ है वही है। यदि हमने कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु के चारों तरफ, इस बिंदु के चारों तरफ अगर एक समान दूरी पर, जैसे यहाँ से जितनी दूरी यहाँ हो, कोई बिंदु यहाँ ले लिया, यहीं से कोई बिंदु यहाँ ले लिया, मतलब ये जो सारी बिंदु है ना, ये सारे बिंदु बिल्कुल यहाँ से एक समान दूरी पे हो। यहाँ से जितनी दूरी इसकी, वही ठीक वही दूरी यहाँ से इसकी, वही दूरी यहाँ से इसकी। मतलब चारों तरफ हमने बात किया कि किसी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक समान दूरी पर, जो भी ये दूरियां हैं एकदम समान, एक समान दूरी पर जो बिंदुओं का पथ होता है, ये मान लीजिए बिंदु हैं, बिंदुओं का जो पथ है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम वृत्त कहते हैं। यानी किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ बिंदुओं के पथ को अगर मिला दें तो वृत्त का निर्माण होता है। समझेंगे, ये होता है वृत्त। अब वृत्त में ढेर सारी चीज़ें होती हैं, जैसे समझेंगे। पहले तो हमने चर्चा किया केंद्र बिंदु, समझिए केंद्र बिंदु। दूसरी चीज होती है त्रिज्या, त्रिज्या। 3rd नंबर लिखेंगे व्यास। 4 नंबर बताते हैं आपको परिधि। 5 नंबर जीवा। 6 नंबर वृत्तखंड। 7th त्रिज्यखंड। 8 स्पर्श बिंदु। बाकी आते हैं नीचे। सबसे पहले आप समझेंगे केंद्र बिंदु। जैसे मैंने बताया कि एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक समान दूरी पर खींची गई जो आकृति है या बिंदुओं का जो पथ है, उसको मिलाने वाली रेखा ही वृत्त कहलाती है। अब देखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में सबसे फर्स्ट नंबर बताते हैं त्रिज्या। केंद्र बिंदु समझिए, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु यही है। अब इसको डिफाइन करना है, इसको बोलेंगे कैसे कि यही केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु होता क्या है तो आप समझेंगे, किसी वृत्त के अंदर, किसी वृत्त के अंदर वह निश्चित बिंदु जहाँ से वृत्त के बाहरी सभी बिंदुओं की दूरी एक समान हो, तो यही बिंदु केंद्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, केंद्र बिंदु कहलाता है। त्रिज्या समझेंगे। त्रिज्या किसी वृत्त के अंदर जो केंद्र बिंदु है, इसी से हम चर्चा करते हैं ना। किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी, जैसे वृत्त ये है, वृत्त पर मैंने ये बिंदु ले लिया, ये यहाँ केंद्र इसका है बीचों बीच। वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र से अगर हम मिला देंगे तो ये जो रेखा बनती है यही कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाएगी?
त्रिज्या मतलब किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या समझ में आया। अब हम समझते हैं व्यास को। व्यास जैसे किसी वृत्त के ऊपर स्थित, ये एक वृत्त है, वृत्त पर स्थित मान लीजिए हमने कोई दो बिंदु ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। इस दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे और ये रेखा जो इनको मिलाने वाली जो रेखा है अगर वृत्त के एकदम सेंटर से होके आती है, केंद्र से होके आती है, तो यही रेखा व्यास कहलाती है। ठीक है, मतलब वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर वृत्त के केंद्र से होके जाती है तो इसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में हम डाईमीटर बोलते हैं, जिसको हम डी से दिखाते हैं। आर को, त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, व्यास को डी से दिखाते हैं, है ना। अब सुनिए, व्यास हो गया। अब समझते हैं परिधि। परिधि समझिए, आपने सुना होगा परिमाप जो 2D आकृतियाँ होती हैं जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाइयाँ होती हैं, उसमें हम परिमाप निकालते हैं। उसी तरह ये वृत्त का जो परिमाप होता है उसी को हम परिधि बोलते हैं। मतलब वृत्त की जो लंबाई हो गई ना, जैसे ये वृत्त है, मान लीजिए मैंने एक धागे से गोल सा वृत्त बनाया, इस धागे को मैंने यहाँ कैंची से काट दिया। कैंची से काट के इसको जब हम ऐसे सीधा करेंगे तो जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी परिधि कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सी से इंडिकेट करते हैं इसको। परिधि आप समझे होंगे, जैसे समझिए ये एक वृत्त है, अगर मैंने इसको यहाँ से काट दिया और इसको ऐसे सीधा फैला दिया तो जो इसकी लंबाई होगी ना, जो इसकी लंबाई होगी यही परिधि कहलाएगी। यानी वृत्त की लंबाई ही, वृत्त की जो लंबाई होती है वही क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। या ऐसे बोल सकते हैं वृत्त का जो बाहरी पथ होता है, जो बाहरी सतह होता है उसी को परिधि कहते हैं। परिधि और परिधि का मान आपको पता होगा। परिधि का एक फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का मान आप जानते होंगे। पाई का मान अपने भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के 4 स्थान तक बताया था। 3.1416 4 स्थान तक बताया था। वैसे हम जानते हैं कि पाई का मान भिन्न के रूप में 22/7 होता है, दशमलव के रूप में 3.1416। हम हालांकि 3.14 ही लिख देते हैं। दशमलव के 4 स्थान तक निकटतम जो मान बताए थे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से ये परिधि हो गई, ये केंद्र बिंदु, त्रिज्या, व्यास, परिधि हो गई। अब जीवा को समझते हैं। जीवा समझिए, जैसे मैंने आपको व्यास बताया, मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, इस पे भी कोई दो बिंदु हो, मान लीजिए कि यहाँ है, एक यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें और ये जो मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर न जाए, तो इसी को हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। अगर ये केंद्र से होके जा रही थी, ये टोटल अगर केंद्र से होके जा रही थी तो इसको हम व्यास बोल रहे थे, पूरा यहाँ से यहाँ तक का, है ना। वही चीज दो बिंदु इस पे भी स्थित है लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जाती है तो जीवा है। ठीक है, अब समझिए वृत्तखंड क्या होता है। जो ये व्यास होता है, अभी आपने समझा कि जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से होके जाती है तो व्यास कहलाती है। तो एक रोटी है, अगर दो लड़के हैं, अगर दोनों लड़कों को बिल्कुल बराबर देनी हो तो एकदम बीच से हम तोड़ेंगे रोटी को, बिल्कुल बीच से जब हम तोड़ेंगे तभी तो दोनों को आधा आधा मिलेगा। तो आपको अभी हमने बताया जो व्यास होता है वृत्त के एकदम केंद्र से, केंद्र मतलब बीचों बीच से जाता है,
मतलब ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांट देता है। अर्धवृत्त मतलब आधा वाला वृत्त, अर्ध मतलब आधा, वृत्त माने वृत्त, मतलब जो व्यास होता है वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांट देता है। जो जीवा होती है ये भी वृत्त को 2 भाग में बांट रही है। देखिए ये एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। ये जीवा यहाँ भी हो सकती है, मान लीजिए कि यहाँ बिंदु ले लिया मैंने, एक यहाँ ले लिया, ऐसे मिला दिया। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त पर स्थित बिंदु हो, और जो रेखा मिलाई हमने ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, मतलब ये जीवा है। तो ये भी ये जीवा है, जीवा भी वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट दी। एक तो ये पूरा बड़ा वाला, एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, और एक ये छोटा वाला। तो जो बड़ा वाला होता है इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। और जो छोटा वाला होता है इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। लघु मतलब छोटा, आप समझेंगे। व्यास वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांटता है, और जो जीवा होती है वृत्त को 2 भागों में भी बांट देती है, लेकिन एक दीर्घ वृत्त खंड, बड़े वाले को दीर्घ वृत्त खंड, छोटे वाले को लघु वृत्त खंड। ठीक है, वृत्त खंड समझे। त्रिज्य खंड समझिए। अगर कोई वृत्त हमने लिया, मान लीजिए ये एक वृत्त हमने लिया, ठीक है, ये एक वृत्त है, इस पे केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी हम बताए थे, सबसे पहले त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से एक बिंदु लिया, इसी वृत्त पर मैंने मान लीजिए कि यहाँ भी बिंदु ले लिया, इसको भी मैंने यहाँ से मिला दिया। तो ये वाली जो एरिया हुई, ये वाली घुमावदार वाली, ठीक है, इसी को हम कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। ठीक है। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखाओं का पढ़ाएंगे तो स्पर्श बिंदु फिर भी समझ लीजिए, किसी वृत्त पर स्थित अगर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, इस पे अगर हमें स्पर्श, इसी को अगर कोई बिंदु है ना तो इसको हम स्पर्श बिंदु तब बोलेंगे, इससे कोई एक रेखा अगर हमने खींच दिया जो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होकर एकदम टच करते हुए जाती हो, तो यही बिंदु स्पर्श बिंदु होती है। और जो रेखा हम खींचते हैं यही रेखा स्पर्श रेखा होती है। ठीक है। स्पर्श रेखा भी खींचना हम बताएंगे कैसे खींचते हैं। जैसे हम एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त केंद्र से इसकी एक त्रिज्या खींचते हैं, और ये त्रिज्या जो बिंदु लिए इस पे त्रिज्या खींच के इसी पे हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे इधर से स्पर्श रेखा खींचनी है, आपको पता होगा, चाप लगाते हैं, पहला काटते हैं 60, 120, 180, 60 अंश के 3 पार्ट करते हैं। ये 60 वाले इसका जब समद्विभाजन करते हैं बीच से, तो ऐसे ऐसे इसके कटान बिंदु को मिलाते हैं, तो ये स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, ये भी हो गया। वृत्त में क्षेत्रफल निकाला जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, आप समझेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है। एक चीज और हम आपको बताना भूल गए, ये त्रिज्या और व्यास में संबंध हम बताते हैं आपको। त्रिज्या अभी हमने बताया कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही थी इसको व्यास बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो वृत्त होता है वो बिल्कुल किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ बिंदुओं का पथ होता है। मतलब यहाँ से ये जो दूरी है वही दूरी यहाँ से ये भी है, ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है। समझ में ये हमको आ रहा है कि अगर ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, यानी दोनों अगर जोड़ दें इसको तो ये 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, दोनों जोड़ देंगे तो 10 सेंटीमीटर। इससे हमने ये सीखा कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास अगर 10 तो त्रिज्या 5, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या 5 तो व्यास 10। ठीक है, ये समझ लिए। वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बताते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है इसको लिखते हैं A बराबर पाई r स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने पाई को बारे में बताया था, जो भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट ने इसका मान 22/7 को दशमलव के 4 स्थान तक बताए थे, 3.1416 पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ हमेशा नियतांक होता है, इस बात को आप कभी मत बोलिएगा। इसका मतलब आप समझिए, जैसे एक वृत्त है, जैसे मान लीजिए मैंने एक वृत्त लिया तो जो पाई का मान होता है ना, पाई जो होता है, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं या इसकी हम परिधि की बात करें, बाहरी सतह परिधि निकालें, इसका व्यास निकालें, जैसे ये केंद्र है, ये व्यास बना दिए, ये जो बाहरी सतह है इसको हम परिधि बोलते हैं, जो वृत्त की लंबाई होती है। अगर हम परिधि और व्यास का हम संबंध देखा जाए तो ये हमेशा नियतांक होता है। मतलब अगर व्यास को हम दोगुना बढ़ाएंगे, अगर किसी आकृति का, किसी वृत्त का व्यास अगर 10 सेंटीमीटर था और उसकी जो परिधि थी वो भी कुछ थी, अगर इसका 10 सेंटीमीटर व्यास था, अगर इसको हम दोगुना कर दिए, 20 सेंटीमीटर कर दिए, तो इसकी जो परिधि होती है वो भी दोगुनी हो जाती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पाई का मान नियतांक होता है, अगर हम व्यास को दोगुना करेंगे तो परिधि भी दोगुना हो जाएगी, अगर हम व्यास को आधा करेंगे तो परिधि का मान भी आधा हो जाएगा। बाकी सवाल में हम देखेंगे, जैसे सवाल आएंगे उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, A बराबर पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। और वृत्त की परिधि मैंने बताया था 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, इसी को हम पाई इंटू डी भी बोलते हैं, पाई इंटू या पाई इंटू डी बोलते हैं। डी मतलब डाईमीटर, व्यास, मतलब किसी वृत्त का अगर परिधि बताना है, वृत्त की टोटल लंबाई, अगर उसका व्यास दिया हो तो व्यास में अगर हम पाई से गुणा कर दें 22/7 से, तो वहाँ परिधि का मान निकल जाता है। ठीक है। या अब देखिए, अब कहेंगे कि सर यहाँ आप 2 पाई आर बताएं, यहाँ पाई इंटू डी बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अभी हमने बताया था कि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, चाहे जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे 2r है, 2r मतलब त्रिज्या का 2 गुना, इसी को तो व्यास बोलते हैं, डाईमीटर। तो इसी का मान हमने पाई ये तो छोड़ दिया, 2r को हमने डी लिख दिया। यानी एक फार्मूला ये भी है, इतना आप याद रखेंगे। बाकी जो सवाल हैं आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।